अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है मेटामेरिज्म और टेगमेटाइजेशन। तो एनालिटा के अंदर हम मेटामेरिज्म की बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसका एडवांटेज देखेंगे, ठीक क्लियर। तो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये हमारे पास। तो अगर हम बात करें ना मेटामेरिज्म, व्हाट इज मेटामेरिज्म बेसिकली। तो मेटामेरिज्म बेसिकली क्या है, ये लीनियर होमोलोगस अरेंजमेंट होती है। लीनियर मतलब एक लाइन में होगी अरेंजमेंट, ठीक है। इस तरह एक लाइन में अरेंजमेंट होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये अरेंजमेंट होती है सेगमेंट्स के अंदर। तो एनालिड्स की बॉडी हमें पता है कि इसमें सेगमेंट्स में डिवाइड करती है, और इन सेगमेंट में लीनियर होमोलोगस मतलब एक जैसी, ठीक है, होमोलोगस रिपीटेड सेगमेंट अरेंजमेंट इन दी बॉडी, ठीक है। लीनियर होमोलोगस रिपीटेड सेगमेंट्स अरेंजमेंट इन बॉडी इज कॉल्ड मेटामेरिज्म, ठीक है। तो बॉडी के अंदर ये वाली अरेंजमेंट को मेटामेरिज्म कहते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बॉडी है एनालिड्स की जो सेगमेंट के अंदर डिवाइड कर रही है, और हर सेगमेंट के अंदर होमोलोगस मतलब एक जैसे जो है वो ऑर्गन्स की अरेंजमेंट को हम कहेंगे मेटामेरिज्म। जिस तरह कि यहाँ पे एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसके अंदर भी इसका अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, ठीक है। इसके अंदर भी नर्वस सिस्टम है, यहाँ भी वो नर्वस सिस्टम रन कर रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो होमोलोगस मतलब एक जैसी, ठीक है ना। रिपीटेड सेगमेंट, ठीक है, लीनियर एक लाइन में, होमोलोगस एक जैसे, रिपीटेड सेगमेंट्स रिपीट कर रहे हैं क्योंकि सारे ही एक जैसे हैं। इसके पास भी वही ऑर्गन है, इसके पास भी वही ऑर्गन है, इसके पास, इसके पास, इसके पास, मतलब कि इसी की रिपीटिशन में सारे चले हैं, ठीक है। यही रिपीट हो गया आगे सारे। तो बॉडी के अंदर ऐसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं मेटामेरिज्म, ठीक है। बॉडी के अंदर ऐसी अरेंजमेंट को मेटामेरिज्म का नाम दे दिया जाता है। तो अब हम बात करते हैं इस मेटामेरिज्म के कुछ एडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस बताने से पहले ना थोड़ा सा मैं मेटामेरिज्म को एनालिड्स के अंदर एक्सप्लेन कर दूं कि एनालिडा जो है इसमें जो मेटामेरिज्म है वो क्या है। तो वो कहता है कि जो एनालिड्स है ना इनके अंदर ट्रू मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके पास जो बॉडी होती है इनकी ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है, मतलब कि एक ट्रू मेटामेरिज्म इनके अंदर देखने को मिलेगी, रिपीटिशन मिलेगी होमोलोगस ऑर्गन की विद इन सेगमेंट, ठीक है। क्लियर। तो इनके पास जो अगर हम बात करें ना एनालिड्स के अंदर ट्रू सेगमेंट्स होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो है वो किंगडम एनिमेलिया में कौन से ऑर्गेनिजम्स के पास ट्रू सेगमेंट होंगे, तो आपने कहना है कि वो एनालिड्स के पास ट्रू सेगमेंट होते हैं, ठीक है ना। और इनके सेगमेंट में कुछ ऑर्गन रिपीट होते रहते हैं, जिस तरह कि इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। और कुछ ऑर्गन जो होते हैं ना ये पूरी बॉडी में ही सेम रहते हैं, ठीक है ना। जिस तरह के इनका नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, क्लियर। और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह पूरी बॉडी में ही सेम ही चलता है, और कुछ जो है वो बार बार रिपीट होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो हम बात करते हैं इनके एडवांटेजेस की, ठीक है। तो एडवांटेज में सबसे पहला एडवांटेज क्या है, तो वो कहता है कि मेटामेरिज्म की वजह से एक लार्ज स्पेस बच जाती है, ठीक है ना। ड्यू टू मेटामेरिज्म लार्ज काफ़ी बड़ी स्पेस बचती है, इन लार्ज स्पेस लेफ्ट इन सीलोम कहते हैं बॉडी कैविटी को, ठीक है। बॉडी कैविटी है जिसको जहाँ पे क्या होता है मेटाबोलाइट्स वगैरह को एक्सचेंज करवाया जाता है, ठीक है ना। और एक ऐसी साइट होती है जहाँ पे ऑर्गन्स वगैरह प्लेस किए जाते हैं एक एनिमल के, उसको हम सीलोम कहते हैं, ठीक है। और ये मेटाबोलाइट्स और प्रोटीन वगैरह एक एक्सचेंज करने की एक साइट होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट होती है एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। तो सीलोम जो होती है ना जहाँ पे ये ऑर्गन्स वगैरह जो होते हैं वो रखे जाते हैं, वो क्या होती है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा खाली स्पेस बच जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मेटामेरिज्म की वजह से सीलोम में क्या बच गई, एक लार्ज स्पेस बच गई एनालिड्स के अंदर। तो ड्यू टू विच मसल्स को बेटरली अरेंज्ड किया जाता है, मसल्स बेटरली अरेंज्ड
ठीक है, मसल्स को बहुत अच्छे तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो मतलब के अंदर खाली स्पेस बच गई, इस खाली स्पेस में इसको अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, अब जब मसल्स को काफ़ी बेटरली अरेंज किया जाएगा तो क्या होगा कि सीलोम के अंदर फिर दोबारा स्पेस बच जाएगी। ठीक है ना, अच्छी अरेंजमेंट की वजह से। तो इस स्पेस को भरा किस तरह जाता है, इस खाली स्पेस को भरना है। ठीक है, टू फिल दिस स्पेस, तो एक फ्लूइड यहाँ पे आता है स्पेस को फिल करने के लिए। ठीक है, मोस्टली ये फ्लूइड को इस स्पेस को फिल करते जो मोस्टली वाटर होता है, फ्लूइड मोस्टली वाटर होता है। ठीक है, और जो ये फ्लूइड होगा ये फंक्शन करेगा एक हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के तौर पर। दिस फ्लूइड फंक्शन एज ए हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, मतलब के पानी वाला स्केलेटन। ठीक है, तो ये एक सपोर्टिव स्केलेटन है। ठीक है, सपोर्टिव स्केलेटन होता है एनालिड्स के अंदर, इनकी लोकोमोशन को प्रमोट करता है, स्विमिंग को प्रमोट करता है। ठीक है ना, ताकि दिस हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन इज सपोर्टिव स्केलेटन। ठीक है, जो इनके अंदर लोकोमोशन करवाता है। ठीक है, लोकोमोशन करवाएगा ताकि जो एनालिड्स हैं ये मोस्टली होल बनाते हैं ना सैंड के अंदर। ठीक है ना, सुराख कर देते हैं। आप देखते हो ज़मीन के अंदर, रेत के अंदर, समंदर के किनारे जो रेत पड़ी होती है उसमें सुराख हुए होते हैं, तो एक्चुअली वो एनालिड्स ही होते हैं। तो इनका जो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है यही इनको ये लोकोमोशन प्रोवाइड करता है ताकि ये ज़मीन के अंदर सुराख कर सके, सैंड में सुराख कर सकें। ठीक है, क्लियर। तो वो कहता है कि ये ना एनालिड्स ने क्या करना होता है, इस हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के ऊपर प्रेशर पुट करना होता है। ठीक है, तो जैसे ही वो इस हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन पे प्रेशर पुट करते हैं तो दो तरह के मसल्स वर्क करते हैं। ठीक है, एक है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, और दूसरे हैं सर्कुलर मसल्स। तो दोनों कलेक्टिवली वर्क करते हैं इस हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन पे प्रेशर पुट करने के बाद। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट ये शो करते हैं, ये मूवमेंट दिखाएंगे। ठीक है ना, जब इनके हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन पे प्रेशर आएगा तो इनके लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स मूव करेंगे, जिसकी वजह से इनकी पूरी बॉडी मूव करेगी, बॉडी मूव, तो ओवरऑल बॉडी ही मूव कर जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब हम सेकंड जो है वो इसका एडवांटेज देखते हैं। अब हम बात करते हैं मेटामेरिज्म का सेकंड एडवांटेज। ठीक है, तो सेकंड एडवांटेज यही है कि अगर अब देखो पूरी बॉडी है ये, ठीक है, ये इसके सेगमेंट्स हैं। ठीक है, इसके अंदर इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो पूरी बॉडी में ये चल रहा है। अब होता गया है कि इन केस किसी एक सेगमेंट को ने डैमेज हो जाना है, समझ लो नंबर 4 वाला सेगमेंट क्या हो गया, डैमेज। ठीक है, तो इन केस ऑफ द डैमेज टू एनी सेगमेंट, ठीक है, तो पूरी बॉडी अफेक्ट नहीं होती है। ठीक है ना, क्योंकि अगर इसके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम था तो इन तीनों के पास भी तो था ना। इन केस ये डैमेज हो गया, ये हिस्सा इसका उतर गया। ठीक है, ऑफ हो गया, उतर गया। तो ये अगर उतर गया तो ये पिछले जो 3 हिस्से हैं दे कैन वर्क। ठीक है, ये वर्क कर सकते हैं, इनके पास एबिलिटी है, इनके पास वो फंक्शंस हैं तो ये परफॉर्म कर रहा था, तो ये क्या करेंगे, ये सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से कहता है कि इन केस डैमेज टू देयर वन बॉडी पार्ट, वन सेगमेंट, द बॉडी इज नॉट अफेक्टेड, इनकी बॉडी अफेक्टेड नहीं होती बिकॉज अदर सेगमेंट हैव द सेम सिस्टम, दूसरे सेगमेंट के पास सेम सिस्टम है, वो दूसरा सेगमेंट खुद भी वही फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि एनालिड्स के अंदर ना हर सेगमेंट की सेप्टा से इनको जो है वो अलहदा किया गया है। आप देखते हो क्रॉस वाल के जरिए सेगमेंट को अलहदा किया गया है। ठीक है, तो अगर किसी एक सेगमेंट को इंजरी हो जाती है, वो उतर जाता है, तो यहाँ से क्रॉस वाल ने दूसरे सेगमेंट की फ्लूइड को ज़ाया नहीं होने देना कि अगर सेगमेंट नंबर 4 जो था वो इंजरीड हो गया, यहाँ से उतर गया, तो सेगमेंट नंबर 3 ने जो है वो कि सेप्टा ने कौन सा उतर के अपना जो सारा फ्लूइड बाहर निकाल देना है, उसका सेप्टा मौजूद है, वो कंजर्व है, वो बचा हुआ है। ठीक है, तो उनका फ्लूइड वेस्ट नहीं होता है और अपने बॉडी फंक्शन नॉर्मली परफॉर्म करता है। ठीक है, क्लियर। तो उसके अलावा क्या है कि इनके पास ना एक और बात है कि एक तो ये डैमेज से भी बच जाते हैं, दूसरी बात अगर इन केस डैमेज हो जाता है कि ये दोनों इसके जो है वो सेगमेंट उतर के डैमेज की वजह से पीछे 3 सेगमेंट रह गए, तो इनके पास एबिलिटी होती है कि ये क्या करते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं।
दे हैव द एबिलिटी टू रीजनरेट, ठीक है, अपने डैमेज मिसिंग पार्ट को ये रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनके पास ना जो सेल्स होते हैं हाई रीजनरेटिव एबिलिटी होती है इनके पास, क्योंकि इनके पास होते हैं स्टेम सेल्स, दे हैव स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल्स के पास हाई रीजनरेटिव एबिलिटी होती है, ठीक है, रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर, लगी समझ कि अब लगी समझ कि इतना ज़्यादा इसका फ़ायदा है कि बॉडी को किसी भी इंजरी के केस में पूरे ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड स्टेप की, इसके अंदर थर्ड एडवांटेज की, ठीक है। तो अगर हम थर्ड एडवांटेज की बात करें ना, तो थर्ड एडवांटेज ये है कि मेटामेरिज्म की वजह से बॉडी के जो सेगमेंट्स होते हैं ना वो डिवीजन ऑफ लेबर के साथ काम करते हैं, ठीक है। बॉडी सेगमेंट वर्क इन ए डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर में काम करते हैं, मतलब कि हर सेगमेंट अपना फंक्शन खुद परफॉर्म करता है, ठीक है ना। तो जिस तरह के अगर यहाँ पे बॉडी के 5 सेगमेंट हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 सेगमेंट है। तो पहले 5 सेगमेंट जो बॉडी के थे उनका काम है एक्सक्रीशन, इसने एक्सक्रीशन करवानी है। अगले जो हैं वो है रिप्रोडक्शन के 2, तो ये रिप्रोडक्शन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे मौजूद होंगे और रिप्रोडक्शन में करेगा। और इसके अलावा स्टार्टिंग में कौन से हैं, फीडिंग वाले, तो ये फीडिंग में हेल्प करेंगे, डाइजेशन वगैरह करवाएंगे। तो जिसकी वजह से डिवीजन ऑफ लेबर है, हर सेगमेंट का अपना काम है और अपना काम वो अच्छे से परफॉर्म करता है, जो कि एक एडवांटेज है मेटामेरिज्म का, कि हर सेगमेंट को अलग करके दिया गया है और उसको कह दिया गया कि तुम्हारा ये काम है और तुमने ये करना ही करना है, कोई और नहीं करेगा तुम्हारे अलावा। दैट्स वाई कि वो अच्छे तरीके से वो काम भी करता है और काम पूरी बॉडी में बट भी जाता है, ठीक है। क्लियर, लगी समझ मेटामेरिज्म की और इसके एडवांटेज की। अब हम बात करते हैं टैगमेटाइजेशन की, ठीक है। तो हम बात करते हैं टैगमेटाइजेशन की। तो बॉडी को डिवाइड करना फंक्शनल रीजन में, बॉडी को डिवाइड करना इनटू फंक्शनल रीजन्स, ठीक है, फंक्शनल रीजन्स में बॉडी को डिवाइड करना, और ताकि हर रीजन एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सके, इस प्रोसेस को हम कहते हैं टैगमेटाइजेशन। और हर रीजन को कहा जाता है टैगमेटा, ठीक है। और हर टैगमेटा अपना फंक्शन स्पेसिफिकली परफॉर्म करता है, ठीक है ना। फंक्शनल रीजन में डिवीजन जो होती है बॉडी की उसको हम टैगमेटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो अगर हम टैगमेटा की बात करें तो टैगमेटा 3 होते हैं इनके अंदर, हेड, ठीक है, हेड के बाद आता है हमारे पास थोरैक्स, फिर है एब्डोमेन। 3 टैगमेटा देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो फर्स्ट टैगमेटा कौन सा है, बॉडी का हेड, ठीक है। तो हेड का काम है, ये इन्वॉल्व होता है सेंसरी परसेप्शन में, ठीक है, क्योंकि इसके पास बहुत से होते हैं रिसेप्टर्स, हेड हैव मैनी रिसेप्टर्स, दैट्स व्हाई इट इज़ इन्वॉल्व इन द सेंसरी परसेप्शंस, ठीक है, सेंसरी परसेप्शंस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। क्लियर। दूसरा है हमारे पास लोकोमोशन, ठीक है, लोकोमोशन ये सेकंड टैगमेटा है, ठीक है। इसके पास जो है वो लोकोमोटरी ऑर्गन वगैरह होते हैं, ठीक है, जिसने लोकोमोशन परफॉर्म करवानी होती है, ठीक है। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट एब्डोमेन में क्या होता है, इसके पास विजरल मास होता है। विजरल मास वो बॉडी के जो जहाँ पे वाइटल ऑर्गन होंगे, ठीक है, ज़रूरी ऑर्गन हो गए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया, ठीक है, डाइजेस्टिव ऑर्गन हो गया, तो वो एब्डोमेन में होते हैं, पेट जिसको कहते हैं। तो थर्ड टैगमेटा हमारे पास एब्डोमेन है और इसका काम क्या है कि इसने कंट्रोल करना है बॉडी के मेंटेनेंस को और एक्टिविटी को, ठीक है। तो फर्स्ट टैगमेटा, सेकंड और थर्ड, इसने रिसेप्टर्स हैं, इसने सेंसरी परसेप्शन करनी है, इसने लोकोमोशन करवानी है, और इसके पास बॉडी के विजुअल मास यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह मौजूद होते हैं, तो जिसकी वजह से ये बॉडी के अंदर एक्टिविटी जो बॉडी की कंट्रोल करता है और उसकी मेंटेनेंस को कंट्रोल करता है एब्डोमेन, ठीक है। क्लियर, लगी समझ। तो आई होप सो कि आपको मेटाबॉलिज्म और टैगमेटाइजेशन की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। माय चैनल, हाफिज़।